हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RW GS रिवीजन में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे 1 मई से नवीन सर ने RW पर नायक सीरीज़ शुरू करी है, जीएस के प्रैक्टिस सेट शुरू करे हैं। तो हम डेली उसका रिवीजन करेंगे पूरे प्रैक्टिस सेट का, जो लगभग 2 घंटे में 1.5 घंटे में हो पाएगा। हम उसका 20 मिनट में लगभग रिवीजन कर लेंगे। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और नवीन सर ने बोला था वो 40 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो पूरे के पूरे 40 प्रैक्टिस सेट का मैं भी आपको रिवीजन करवाऊंगी। तो आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेदिएट्टू। मेदिएट्टू सदियों पुराना अनुष्ठान नाटक है, कहाँ का? केरल का, जिसको 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। मेदिएट्टू को केरल का एक सदियों पुराना अनुष्ठान नाटक जिसको 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है, कुल अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भारत में कितनी है? तो कुल 15 है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भारत में। अब नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व धरोहर स्थल कितने हैं? तो 42 हैं, जिसमें से 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित। अब नेक्स्ट पॉइंट, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत होता क्या है? तो जैसे कि जिनका आकार नहीं होता, जैसे कि वैदिक जप हो गया, रामलीला हो गया, इनका कोई आकार नहीं है, तो ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। तो एक एक करके वो 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत देखते हैं भारत में कुल कितनी है? 15। तो 2008 में कुटियाट्टम, वैदिक जाप और रामलीला को शामिल किया गया था। 2010 में छऊ, कालबेलिया जो कि राजस्थान का लोक नृत्य है, और मेदिएट्टू। 2016 में योग को शामिल किया गया था। 2017 में कुंभ मेला को शामिल किया गया था। 2021 में दुर्गा पूजा, और जो भी लेटेस्ट जो गरबा है, जो लेटेस्ट है वो गुजरात का, ये 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बनी है। 2008 में कुटियाट्टम, वैदिक जप और रामलीला, 2010 में छऊ, कालबेलिया और मेदिएट्टू, 2016 में योग, 2017 में कुंभ मेला, 2021 में दुर्गा पूजा और गरबा जो कि गुजरात का है, ये 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, लोक नृत्य। मैंने हर एक टॉपिक का ना नाम डाल दिया, जैसे हम रिवीजन करते हैं, जब पीडीएफ में से हम रिवीजन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ लोक नृत्य लिख रहे हैं, यहाँ पे लोक उत्सव लिख रहे हैं। तो इसी प्रकार से ना मैंने हेडिंग डाल दी और ये पीडीएफ भी आप सभी को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो मेघालय के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? लाहो, नोंगक्रेम, बेहंदी खलम, साध सुख, बंगाला और खासी। लाहो, नोंगक्रेम, मेहंदी खलम, साध सुख, बंगाला और खासी। इसी प्रकार केरल के कौन कौन से हैं? कथकली और मोहिनी अट्टम, ये केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? कथकली और मोहिनी अट्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, गंगूबाई हंगल। जो गंगूबाई हंगल थे, ये किराना घराना से संबंधित थे। किराना घराना कहाँ का था? तो मुजफ्फरनगर, यूपी में एक जगह है मुजफ्फरनगर, वहाँ पे ये किराना घराना था। किराना घराना के फाउंडर कौन थे? तो करीम खान थे। कौन थे? करीम खान। और कुछ अन्य कलाकार थे, बलदेव सिंह वाली, भीमसेन जोशी, अब्दुल वाहिद खान और उपेंद्र भट्ट। कौन कौन? गंगूबाई हंगल, फाउंडर थे करीम खान, बलदेव सिंह बाली, भीमसेन जोशी, अब्दुल वाहिद खान और उपेंद्र भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वाद्य यंत्र वादक। तो पहला है सितार। सितार वादक कौन कौन है? हरिशंकर भट्टाचार्य, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां और अरविंद पारेख। हरिशंकर भट्टाचार्य, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान और अरविंद पारेख। नेक्स्ट, अब वायलिन के कौन कौन है? के सुब्रमण्यम और के वैद्यनाथन। के सुब्रमण्यम और के वैद्यनाथन। संतूर के कौन कौन है? शिव कुमार शर्मा, भजन सुपोरी। शिव कुमार शर्मा और भजन सुपोरी। सारंगी के कौन कौन है? बुंदू खां और सुल्तान खां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्सव। तमिलनाडु के उत्सव देखते हैं, चिरिथाई, चित्राथी और जलीकट्टू। ये एक बुल फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? जलीकट्टू। और पोंगल, मामहन, पुंथुडू। पुंथुडू तमिलनाडु का न्यू ईयर है। और केरल का नववर्ष कौन सा होता है? विशु। तमिलनाडु का नववर्ष कौन सा है? पुंथुडू। और केरल का नववर्ष कौन सा है? विशु। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्पोर्ट्स। यहाँ से स्पोर्ट्स के क्वेश्चन शुरू हैं। पहला पॉइंट है,
भारत पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता था? तो भारत पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता था 1975 में, और अब तक केवल एक बार ही जीत पाया है। 1975 में जीता था। 1975 में इसने भारत ने पाकिस्तान को हराया था, और ये कहाँ पर हो रहा था? मलेशिया में हो रहा था। ये वाला मैच जो हुआ था हॉकी का वर्ल्ड कप का फाइनल, ये कहाँ पर हुआ था? मलेशिया में हुआ था। उस टाइम कैप्टन थे अजीत पाल सिंह। अजीत पाल सिंह थे। 1975 में जीता था। पाकिस्तान को हराया था, और केवल भारत अब तक एक बार ही वर्ल्ड कप जीता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, पहला हॉकी वर्ल्ड कप हुआ कब था? जब सबसे पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था, बार्सिलोना में हुआ था। इसमें पाकिस्तान जीता था, और इसका रनर अप कौन था, उपविजेता कौन था? तो स्पेन था। नेक्स्ट है, अब 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में, जो कि भारत में है, यहाँ पर हुआ था। इसमें जर्मनी जीता था, और बेल्जियम इसका उपविजेता था। नेक्स्ट 2026 में कहाँ पर होगा? तो बेल्जियम और नीदरलैंड में 2026 का हॉकी वर्ल्ड कप होगा। तो भारत कब जीता है? 1975 में केवल एक बार। उस टाइम कैप्टन कौन थे? अजीत पाल सिंह। और किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, पंजाब। पंजाब के संगीत का मुख्य रूप क्या है? तो टप्पा। टप्पा है पंजाब के संगीत का मुख्य रूप। कुछ अन्य हैं, जुगनी, सुहाग, लूरियन और घोरियन। ये भी पंजाब से ही रिलेटेड संगीत हैं, जुगनी, सुहाग, लूरियन, घोरियन और टप्पा। क्वेश्चन नंबर 8 है, टेनिस टूर्नामेंट। जो टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? ऑफ वाउ के नाम से याद रख सकते हैं। इसमें ए का मतलब क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि 1905 से शुरू हुआ था। एफ का मतलब है फ्रेंच ओपन, जो कि 1891 में शुरू हुआ था। बी से है विंबलडन, जो कि 1877 में शुरू हुआ था। और यू से है यूएस ओपन, ये 1881 में शुरू हुआ था। तो सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना है विंबलडन, जो कि 1877 में शुरू हुआ था। ऑस्ट्रेलियन ओपन कब शुरू हुआ था? 1905 में। फ्रेंच ओपन 1891 में, विंबलडन 1877 में, और यूएस ओपन 1881 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट, विंबलडन जो है, विंबलडन ओपन, ये घास के मैदान में होने वाला एकमात्र है। ये एकमात्र ऐसा है जो घास के मैदान पर खेला जाता है। जो फ्रेंच ओपन है, ये मिट्टी के मैदान में खेला जाता है। और अब जो बचे ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन, ये हार्ड कोर्ट में खेले जाती हैं। अब जो 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ है, इसमें मेल विजेता कौन है? तो जानिक सिनर, जो कि इटली के रहने वाले हैं, और फीमेल में है आराना सवालेंका, ये बेलारूस की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, किरण देसाई। किरण देसाई को बुकर पुरस्कार मिला था कब? 2006 में। तो किस बुक के लिए मिला था? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इनको बुकर प्राइज मिला था 2006 में, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए किरण देसाई को। किरण देसाई की कुछ अन्य पुस्तक हैं, एम्बल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हल्ला बोल, ग्वावा ऑर्चर्ड। एम्बल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और हल्ला बोलो, ग्वावा ऑर्चर्ड, यानी अनीता देसाई की हैं। सॉरी, किरण देसाई की। अनीता देसाई किरण देसाई की ही माँ है। तो इनकी कौन कौन सी बुक है? फास्टिंग फीस्टिंग और इन कस्टडी। फास्टिंग फीस्टिंग और इन कस्टडी। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस। तो पॉलिटी में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, संविधान सभा का प्रथम सत्र कब कब हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। जो संविधान सभा है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 6 दिसंबर 1946 को। फ्रेंच प्रथा पर आधारित है संविधान सभा की स्थापना। तो कब हुई थी स्थापना? 6 दिसंबर 1946 को। उसका प्रथम सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को पहले स्पीकर कौन बने थे संविधान सभा के? तो कौन बने थे? जेबी कृपलानी। 9 दिसंबर को जो प्रथम सत्र हुआ था, इसमें अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष कौन बनाया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और इससे पहले जब 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। नेक्स्ट, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। कुल कितने सत्र हुए हैं संविधान सभा के? तो कुल 11 सत्र हुए हैं। और पहला सत्र जो था, जो कि 9 दिसंबर को शुरू हुआ था और 23 दिसंबर 1946 को खत्म हुआ था। तो कब तक चला था? 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक पहला सत्र चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है,
भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता या फिर संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो कौन था वो? B.N. राव संविधान सभा के परामर्शदाता एवं संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने ही संविधान सभा का पहला प्रारूप बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन जो आया था, कब आया था? 24 मार्च 1946 को जब ये दिल्ली आया था, और जब पेश किया गया था तो 16 मई 1946 को किया गया था। इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रिस्प मिशन कब आया था भारत? तो ये 1942 में आया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को शामिल करने के लिए क्रिस्प मिशन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा की प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था? तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष। एक समिति थी प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग समिति भी बोला जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार सलाहकार समिति। मौलिक अधिकार की जो सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके थे? संविधान सभा की प्रांतीय समिति और मौलिक अधिकार की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अल्पसंख्यकों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? तो H.C. मुखर्जी। नेक्स्ट, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित या अंगीकृत किया गया था, लेकिन ये लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 से ये लागू हुआ था। इसको बनने में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान को बनने में लगे थे। तो इसको पारित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और इसको लागू और अपनाया कब गया? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? कुल कितनी सदस्य थी? महिला 15, जिसमें से हस्ताक्षर केवल 11 ने किए थे। केवल 11 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। अब एक एक करके देखते हो 15 महिलाएं कौन सी थी। तो पहले थी विजय लक्ष्मी पंडित, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट थी राजकुमारी अमृत कौर, ये पहले स्वास्थ्य मंत्री थी। नेक्स्ट थी सुचेता कृपलानी, ये है फर्स्ट सीएम, फर्स्ट फीमेल सीएम। कहाँ की बनी थी? और ये यूपी की बनी थी। सरोजनी नायडू, इनका निधन हो गया था। तो एक तो विजय लक्ष्मी पंडित, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे। नेक्स्ट है लीला रॉय, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। और हंसा में था कमला चौधरी, दुर्गावती, रेणुका रॉय, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। मालती चौधरी, दक्षिणायनी वेलायुधन, ये एकमात्र दलित महिला थी। ये है जो है दक्षिणायनी वेलायुधन, ये एकमात्र दलित महिला थी। बेगम एजाज रसूल, ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी। एनी मस्करीनी और अम्मू स्वामीनाथन और पूर्णिमा बनर्जी, ये अम्मू स्वामीनाथन थी, ये साउथ इंडियन से आई हुई एकमात्र महिला थी। और सबसे पहले साइन भी इन्होंने ही किया था। किसने किया था? अम्मू स्वामीनाथन ने। अब नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन। हिस्ट्री में है मानव का साक्ष्य, मानव का जो पहला साक्ष्य है प्रागैतिहासिक काल मानव का, ये कहाँ से मिला है? तो हथरौना, जो कि एमपी में पड़ता है, हथरौना के एमपी से मानव के साक्ष्य मिले थे प्रागैतिहासिक काल के मानव के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है पहली बार भीमबेटका गुफाओं को देखा और शैल चित्रों के महत्व को खोजा था। किसने? B.S. वांकणकर ने। कब खोजा था? 1957 में। और भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को में 2003 में शामिल किया गया है। और जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, उनके शैल चित्र हैं, ये महाभारत पर आधारित हैं। तो यहाँ से भी महाभारत के होने के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है, जो कि वेलन नदी के किनारे थी। और यहाँ से गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से, जो कि वेलन नदी के किनारे थी। कहाँ से? बोलन नदी के किनारे मेहर, जहाँ से गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले। वर्तमान में लहुरा देव, जो कि यूपी में पड़ता है, ये सबसे पुराना कृषि का साक्ष्य मिला है यहाँ से चावल के। तो यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले थे। मेहरगढ़ से स्थायी जीवन के साक्ष्य और पालतू भैंस के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम अनाज कौन सा है? तो कौन सा है मानव द्वारा प्रयुक्त
प्रयुक्त प्रथम अनाज जौ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नवटादोली। नवटादोली ये मध्य प्रदेश में पड़ने वाला एक स्थल है जो कि हड़प्पा कालीन स्थल है। ये H.T. सांकल्या ने खोजा था। नेक्स्ट लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है। यहाँ पर सबसे पुराना गोदीवाड़ा या फिर बंदरगाह भी कह सकते हैं। रोपड़ कहाँ पे पड़ता है? रोपड़ पंजाब में पड़ता है। धौलावीरा गुजरात में है। रंगपुर भी गुजरात में पड़ता है। बनावली ये हरियाणा में पड़ता है। और अतरंजी खेड़ा जो कि यूपी के एटा जिले में पड़ता है। यहाँ लोहे के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट अब यहाँ से स्टार्ट है ज्योग्राफी के क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, तट रेखा पर स्थित भारत के राज्य है। तो कुल कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं जो तट रेखा पर स्थित है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये पश्चिमी तट पर स्थित 5 राज्य हैं जो तट रेखा से सीमा बना रहे हैं। तो कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। नेक्स्ट अब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ये 4 राज्य हैं जो पूर्वी तट पर हैं। अब सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है तट रेखा से? गुजरात की जो तट रेखा पर सीमा है वो है 1214 किलोमीटर। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर। फिर उसके बाद तमिलनाडु 906 किलोमीटर। उसके बाद महाराष्ट्र 692 किलोमीटर। 692 या 52 पता नहीं क्या लिखा है, मैंने ये भूल गई। नेक्स्ट सबसे कम सीमा कौन बनाता है? तो गोवा 104 किलोमीटर। यूटी में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है समुद्र के संग? तो अंडमान और लक्षद्वीप सबसे कम सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कन्याकुमारी जो कि भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इसकी स्थिति है 8 डिग्री और 4 मिनट। ये कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है 10 डिग्री चैनल। ये किस को? ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। और 11 डिग्री चैनल ये अमीनी द्वीप को कन्नूर से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है सबसे दक्षिणी बिंदु, वो है इंदिरा पॉइंट जिसको हम पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं और पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। ये दक्षिणी बिंदु है। उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल 37 डिग्री 6 मिनट। पूर्वी बिंदु कौन सा है? किविथु 97 डिग्री 25 मिनट। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? कुहार मोती 68 डिग्री 60 मिनट। और दक्षिणी बिंदु ये जो प्रमुख भारत है उसमें पूछा जाए तो कैप कोमोरिन 8 डिग्री 4 मिनट जिसको कन्याकुमारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कौन से राज्य में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है? तो कहाँ पर दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर सुबह के 4 बजे ही यहाँ पर सूर्य दिखाई दे जाता है। कहाँ पर? डोंग गांव में। सूर्यास्त यहाँ पर कितने बजे होता है? तो यहाँ शाम के 4 बजे यहाँ पर सूर्यास्त हो जाता है। सबसे अंत में सूर्यास्त कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर गुजरात जो है, भारत का जो गुजरात राज्य है, यहाँ पर सबसे अंत में सूर्यास्त होता है। और सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट अब यहाँ से स्टार्ट होती है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो विकासशील है। मिश्रित अर्थात सार्वजनिक और निजी संगठन यहाँ पर दोनों बराबर काम करते हैं। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है और विकासशील अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण। कौन कौन से लक्षण है? धन की न्यून कार्य क्षमता है, प्रति व्यक्ति आय भी कम है और पूंजी निर्माण की न्यून दर है। कौन कौन सी लक्षण है भारतीय अर्थव्यवस्था के? धन की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति आय कम है और पूंजी निर्माण की न्यून दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में गरीबी का आकलन कौन करता है? तो नीति आयोग का जो कार्यदल है उसके द्वारा भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है। पहले कौन करता था? तो पहले करता था एनएसएसओ मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और सीएसओ ये दोनों मिलके करते थे। सीएसओ मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। अब ये जो एनएसएसओ है और सीएसएसओ का इनका विलय कर दिया गया 23 मई 2019 को। इनका विलय कर दिया गया किसमें? मॉस्पी मतलब मिनिस्ट्री फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट। इनमें विलय कर दिया गया और ये गरीबी का आकलन करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पंचवर्षीय योजना। भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजना हुई थी? 12। समय से प्रारंभ कौन सी नहीं हो पाई थी?
तो 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये समय से प्रारंभ नहीं हो पाई थी। तो पहली कब से कब तक हुई थी? 1951 से 1956 तक, उसके बाद 1956 से 1961 तक और तीसरी हुई थी 1961 से 1966 तक। फिर 3 साल का गैप रहा था। उसके बाद चौथी 1969 से 1974 तक, फिर उसके बाद 1974 से 1978 तक, उसके बाद 1980 से 1985 तक, फिर अगली 1985 से 1990 तक, इसके बाद भी 2 साल का गैप रहा और फिर उसके बाद 1992 से 1997 तक, फिर 1997 से 2002 तक, 2002 से फिर 2007 तक, 2007 से 2012 तक और 2012 से 2017 तक ये पूरी नहीं हो पाई थी। इसके बाद फिर नीति आयोग का गठन कर दिया गया था, तो ये पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं साइंस के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है किलोवाट घंटा, ये किसका मात्रक है? ये विद्युत का मात्रक है। मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर से क्या नापा जाता है? तो रक्त आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। वायु दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। वायु का वेग किससे मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता किसके द्वारा नापी जाती है? बैकोरल, बैकोरल के द्वारा रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता मापी जाती है। दाब किसके द्वारा? दाब का क्या मात्रक है? तो पास्कल दाब का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जल का वाष्प में परिवर्तन, ये कैसा परिवर्तन है? तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ये रिवर्सिबल होता है। जो पहली जैसे जल से हम बर्फ़ बनाते हैं तो बर्फ़ दोबारा पानी भी बन सकती है, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई। ये अवस्था जैसी अवस्था पहली थी वो वापस आ सकती है, रिवर्सिबल है। तो लोहे से चुंबक, तांबे से तार, ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। केमिकल चेंज क्या होता है? जैसे दूध से दही बनना, फल का पकना। केमिकल चेंज क्या होता है? ये अनरिवर्सिबल होती है। ये जो अवस्था पहले थी वो वैसे वापस नहीं आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है पीएच मान। पीएच मान की खोज किसने करी थी? तो सोरेनसेन ने इसकी खोज करी थी। और इन्होंने जो ये बताया है ना कि अम्लीय इतने पे होता है, क्षारीय इतने पे होता है, ये इन्होंने 25 डिग्री सेल्सियस पर गणना करके बताया। इन्होंने 25 डिग्री सेल्सियस पर बताया है। तो पीएच मान 11 से लेकर 14 तक, 0 से लेकर 14 तक होता है। और अम्लीय, अम्लीय कब से कब तक? 0 से 7 से कम तक। 0 से शुरू होता है और 7 से कम तक जिनका पीएच मान होता है वो अम्लीय कहलाते हैं। क्षारीय ये 7 से ज़्यादा या फिर 14 तक, 7 से ज़्यादा 14 तक, उसके बाद क्षारीय कहलाने लग जाते हैं। न्यूट्रल, न्यूट्रल कितना होता है? 7, 7 जैसे पानी का मान है 7, ये न्यूट्रल, ये ना तो अम्लीय है और ना क्षारीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जल में घुलनशीलता। जल में जो घुलनशील है कौन कौन से विटामिन है? बी और सी विटामिन जो है ये जल में घुलनशील है। बाकी जो के ई डी ए ये जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है शरीर जो हमारा शरीर बना लेता है, कौन कौन से विटामिन है जो हमारा शरीर बना लेता है? विटामिन डी और के। विटामिन डी और के हमारा शरीर बना लेता है, बाकी सभी विटामिन नहीं बना सकता। तो ये विटामिन के है आंत के जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। तो यही थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आप सभी का रिवीजन अच्छे से हुआ होगा, आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अपने दोस्तों के संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत मेहनत लगती है नोट्स को बनाने में। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।